अगर आप सीए या सीएमए के एस्पिरेंट हैं और किसी भी सब्जेक्ट का ढूंढ रहे हैं एक ऐसा साथी यानी कि एक टीचर जो कि आपको आपके पड़ाव से एक जगह से दूसरे जगह इजीली लेके जा सके विथ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, तो आपको ये वीडियो देखकर समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्लासेस के बारे में डिसीजन लेना है। यानी कि YouTube में कई बार बहुत सारे बड़े बड़े वीडियोस डेमो के लिए आ जाते हैं, बट आप उसको पूरा देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली किसी के भी जस्ट बहकावे में आकर या किसी के बस बताए हुए के हिसाब से आप कोई टीचर की क्लास ले लेते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इवेल्युएट करें 3 डिफरेंट एंगल से, एक एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन के एंगल से, यानी कि ये डीप में कैसे ले जाया जा रहा है एक एक कॉन्सेप्ट में उसको देखें, और किस तरीके से आपको स्क्रीन में प्रेजेंट करके समझाया जा रहा है वो समझें। सेकेंडली आप ये भी देखें कि किस तरह का नोट्स आपको लिखवाया जा रहा है या आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, और थर्डली आप ये भी देखें कि आपके साथ जो टीचर बात कर रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, बॉन्डिंग और वाइब्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप इन तीनों पैरामीटर पर कनेक्ट हो पा रहे हैं अपने टीचर से, तो डेफिनेटली आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये जरूर देखिए कि उन टीचर के ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो आइए चलिए अब शुरू करवाते हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेमो, जिसको आप पूरा एंड तक देखेंगे और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। अगर कुछ कमी भी लगी तो भी आप कमेंट में बताइएगा, जिससे कि हम और बेहतर कर सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। कल हमने शुरू किया था मटेरियल कॉस्टिंग से। आज हम मटेरियल कॉस्टिंग में एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल क्या है? कोई भी ऐसा फिजिकल टैंजिबल इनपुट जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होता है उसे हम कहते हैं मटेरियल। एनी फिजिकल टैंजिबल इनपुट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और मटेरियल कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो है जिसे आप प्रोडक्ट में देख के ही आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये तो इस प्रोडक्ट में लगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की अगर बात करें तो कैलकुलेटर में ये जो प्लास्टिक बॉडी है डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो बटन्स है डायरेक्ट मटेरियल है, ये जो स्क्रीन है डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मटेरियल भी है ना जो इस कैलकुलेटर में लगे हैं लेकिन आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे इस कैलकुलेटर में जो प्लास्टिक है उसे चिपकाने के लिए ग्लू यूज हुआ होगा, तो क्या वो ग्लू आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली आप उसे ट्रेस नहीं कर सकते हो, देन इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वो मटेरियल जो कि एक प्रोडक्ट में ट्रेस हो जाते हैं दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, और जो ट्रेस नहीं हो पाते हैं वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर हमने बात की थी मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि मटेरियल कॉस्ट क्या है। गुड्स को जब हम बाजार से खरीद कर अपने फैक्ट्री तक लेके आते हैं ना, तो जो भी खर्चा लगता है वो सब हमारा मटेरियल कॉस्ट है। गुड्स को जब बाजार से खरीद कर हम लेके आते हैं तो जितना भी खर्चा फैक्ट्री में लाने तक लगता है दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन दी मटेरियल कॉस्ट। अब जब हम डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे तो उसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे तो उसे हम इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलेंगे। फिर हमने बात की थी सिग्निफिकेंस ऑफ मटेरियल के बारे में कि मटेरियल का भैया सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा है मटेरियल का। तो मटेरियल हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट है। किसी भी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका लगता है? मटेरियल का ही तो लगता है। सपोज करिए ना कि आप एक गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर रहे हो, तो गोल्ड की ज्वेलरी जब हम बाई करते हैं तो जितना ज्यादा गोल्ड होगा उतना ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जितना कम गोल्ड होगा कॉस्ट उतनी कम होगी। तो हमारा मटेरियल हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट है पहला तो। और दूसरा, मटेरियल की क्वालिटी पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करेगी। कभी भी हम कोई कपड़ा भी अगर खरीदते हैं और वो कपड़ा खराब निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें खराब मटेरियल यूज हुआ होगा। तो मटेरियल अगर खराब निकल गया तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मटेरियल के क्वालिटी पे डिपेंड करती है। थर्ड, मटेरियल अगर हाईएस्ट कॉस्ट एलिमेंट है तो मटेरियल का अगर हम वेस्टेज करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा मटेरियल को हम वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। फिर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी भी अगर कंट्रोल वर्ड आए, कॉस्ट कंट्रोल, तो हम कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं?
कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब है कि हमारा जो भी कॉस्ट है उसको लिमिट्स में रखना, लिमिट्स में रखना। बोलते हैं ना घर पे जब हम बदमाशी करते हैं तो कि ए लिमिट से बाहर मत जाओ, तो यहाँ पे भी वही चीज करनी है, कॉस्ट को लिमिट से बाहर नहीं जाने देना है। तो लिमिट से बाहर नहीं जाने देने का मतलब क्या है कि एक लिमिट तो पहले बनाना पड़ेगा ना, कि ये तुम्हारी लिमिट है, तुम्हें इसको क्रॉस नहीं करना है। तो वो जो हम लिमिट बनाते हैं दैट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए कि मटेरियल के पीछे इस बार इस साल में मैं 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, आई विल इनकर एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख रुपीज ओनली इन दिस पर्टिकुलर ईयर। ये मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया। अब हो सकता है कि एक्चुअली में ज्यादा लगा हो या कम लगा हो, तो एक्चुअल में जो लगा है दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअली में जो लगा दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस फाइंड करेंगे कि स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में कितना फर्क है, और एक बार अगर मेरे को वेरिएंस मिल गया देन हम एनालाइज करते हैं कि वेरिएंस हुआ तो हुआ क्यों और इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट है एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन, कि वेरिएंस को कैसे एनालाइज करें, एंड एक बार वेरिएंस को एनालाइज कर लिया, पता चल गया कि वेरिएंस क्यों हुआ है, फिर उसे हम रेक्टिफाई करते हैं। देन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे थे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट था मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन, जो कल हमने शुरू किया था। तो मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, जब मटेरियल का कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो सब कुछ ले लेना है, क्या नहीं लेना है वो अलग से आपको बता दिया गया है। सब कुछ ले लीजिए इन चीजों के अलावा। तो क्या क्या वो चीजें हैं जो हमें नहीं लेने हैं। सबसे पहला, कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस या एबनॉर्मल लॉस होगा आप नहीं लेंगे। एबनॉर्मल एक्सपेंस एबनॉर्मल लॉस का मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर या कोई भी ऐसा लॉस जो मैंने नहीं सोचा था लेकिन हो गया, जैसे मटेरियल चोरी हो गया तो उसकी कॉस्ट नहीं लेनी है। फैक्ट्री में आग लग गई उसके वजह से मटेरियल नुकसान हो गया, नहीं लेना है। ऑब्सोलेसेंस हो गया, ऑब्सोलेसेंस का मतलब मेरा मटेरियल अब आउटडेटेड हो चुका है, मैं जो मटेरियल यूज करके गुड्स बना रहा हूं ना, अब बाजार में लोग ये मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे हैं, लोग अच्छा मटेरियल यूज करने लगे हैं। तो मेरे पास तो ये मटेरियल है, तो क्या मैं इसको यूज करके गुड्स बनाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इस क्वालिटी के गुड्स को यूज करके अपना फिनिश गुड्स तैयार करोगे तो कॉम्पिटिटर तो अच्छा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, आप वो यूज नहीं कर रहे हो, तो लोग फिर कॉम्पिटिटर के पास चल जाएंगे। तो आप भी अपना रॉ मटेरियल फिर चेंज करिए ना, इसको हटाइए। तो इसको हटा दिया मतलब ऑब्सोलीट हो गया। तो अगर ऑब्सोलीट हो चुका है मटेरियल, थेफ्ट हो गया है, कोई भी लॉस हुआ है जो कि एबनॉर्मल नेचर का है, तो उसे अपने कॉस्ट में नहीं लेना है। क्लियर है। फिर कोई भी पुलिस फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, डेमरेज चार्ज लग गया, तो नहीं लेना है। डेमरेज चार्ज का एग्जांपल याद है ना, कि मैंने मुंबई से गुड्स मंगवाया, गुड्स आ गया, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में रखा हुआ है, अब मैं गया नहीं कलेक्ट करने, 7 दिन 8 दिन के बाद गया, तो जब जाऊंगा कलेक्ट करने तो वो मेरे को बोलेंगे कि आपको तो मैंने बोला था गुड्स आके ले जाइए, आप लेके नहीं गए। तो इतने दिन तक आपका गुड्स मेरे को रखना पड़ा अपने पास हिफाजत में, तो इसका अलग से आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज डेमरेज चार्ज। फिर कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट होगा तो उसे भी कॉस्ट में से माइनस नहीं करना है, कैश डिस्काउंट होगा तो उसे भी कॉस्ट से माइनस नहीं करना है, मतलब इग्नोर करिए, कैश डिस्काउंट है इग्नोर कर दीजिए। कोई भी इंप्यूटेड कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया था, मेरे खुद की एक व्हीकल है जिसपे मैं गुड्स लेने चला जाता हूं, तो अगर उस गुड्स पे व्हीकल पे मैं गुड्स लेने नहीं जाता तो मैं उसको किसी को भाड़े पे दे सकता था, वहां से कुछ रेवेन्यू आ जाती, तो वो रेवेन्यू नहीं आई, क्यों, क्योंकि मैंने गुड्स लेने चला गया था मैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो वो भी हमारे मटेरियल के कॉस्ट में नहीं आएगा। कोई भी सब्सिडी, ग्रांट या फिर इंसेंटिव अगर हमें किसी से भी मिला है तो वो भी हमारे कॉस्ट में नहीं आएगा, जैसे जीएसटी का इनपुट, जीएसटी का इनपुट, जीएसटी का इनपुट कोई सब्सिडी या ग्रांट नहीं है, लेकिन जीएसटी का इनपुट भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाता है। तो कोई भी कॉस्ट रिकवरी अगर हो गई है किसी से भी, कॉस्ट की कोई भी रिकवरी अगर आपको हो गई है तो वो भी आपके कॉस्ट में नहीं आएगा। फिर रिबेट फ्रॉम रिटर्नेबल कंटेनर्स, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल याद करिए, कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाया, क्रेट में लेके आया, तो क्रेट का 200 रुपये अलग से लगा, लेकिन बोला गया था कि अगर आप इस क्रेट को रिटर्न कर दोगे तो आपको 150 रुपीज रिटर्न मिल जाएगा। तो जब मैं क्रेट को रिटर्न करूंगा तो भले ही मेरी 200 रुपये की कॉस्ट थी, लेकिन 150 तो वापस मिलेगा ना, तो 150 माइनस कर लेंगे, सिर्फ 50 रुपीज ही कॉस्ट में ऐड करेंगे। और जब हम मटेरियल को वैल्यू करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पे, मटेरियल को मैंने स्टैंडर्ड प्राइस पे वैल्यू किया है,
तो कोई भी वेरिएंस जो नॉर्मल रीजंस के वजह से है, जो वेरिएंस नॉर्मल रीजंस के वजह से है, उसे तो मटेरियल के कॉस्ट में ऐड कर देना है, लेकिन जो एबनॉर्मल रीजंस के वजह से है उसे हम मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, वो इग्नोर हो जाएगा। इतना हमने किया था लास्ट क्लास में, इसके बेसिस पे हमने एक सम भी किया था। चलिए, तो अब हम आज आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। पढ़कर आए थे इतना आप लोग या नहीं, बताइए। तो जो कल मैंने आपको जितना भी कुछ बताया ना, उसका ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं। जैसे कॉस्टशीट में एक प्रॉपर फॉर्मेट था जो मेरे को फॉलो करना था, तो ये फॉर्मेट मेरे को फॉलो नहीं करना है प्रॉपर ऐसा कुछ। इट्स अनऑडिबल, आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो हेलो, प्लीज एक बार, ठीक है चलिए। हाँ, तो मटेरियल का जो कॉस्ट निकालने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया, जो भी चीज मैंने बताया क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है, उसी को ना एक प्रॉपर फॉर्मेट में भी मैंने प्रेजेंट किया है यहाँ पे। ये पूरा फॉर्मेट हम देखेंगे। क्या होता है ना, कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया एक प्रॉपर फॉर्मेट बता दीजिए ना कि हम इसे याद कर लें। देखिए, याद करने का इसमें कुछ नहीं है, बट ये फॉर्मेट अगर आप समझ लेंगे तो 80-90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन की 80-90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो आज की डेट डालिए, लिखिए मटेरियल कॉस्टिंग क्लास नंबर 2, मटेरियल कॉस्टिंग क्लास नंबर 2, और हेडिंग में डालेंगे डोमेस्टिक या फिर इंडिजिनस परचेज। जब हम मटेरियल डोमेस्टिक खरीदते हैं मतलब अपने सेम कंट्री से खरीदते हैं, तो उसकी कॉस्ट हम कैसे कंप्यूट करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे। हेडिंग डालिए डोमेस्टिक या फिर इंडिजिनस परचेज, डोमेस्टिक या फिर इंडिजिनस परचेज। डोमेस्टिक या इंडिजिनस परचेज। तो पूरा आपको एक फ्लो समझाऊंगा स्टोरी के माध्यम से, जिससे आपको पूरा कॉस्ट कंप्यूटेशन ना आसान लगने लगेगा, सब समझ में भी आएगा। फ्लो ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन। फ्लो ऑफ मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन। एक बस फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर्स यूनिट्स एंड अमाउंट, particulars, units and amount। चलिए, अब सबसे पहले लिखिए इनवॉइस वैल्यू या फिर लिस्ट प्राइस, इनवॉइस वैल्यू या फिर लिस्ट प्राइस। तो ये इनवॉइस वैल्यू या लिस्ट प्राइस क्या है, एकदम सेम एमआरपी के जैसा, कि क्या एमआरपी हमारे सप्लायर ने हमें बताई है, क्या एमआरपी हमारे सप्लायर ने हमें बताई है। सपोज एमआरपी ने सप्लायर ने बोला है कि वो 20 रुपीज के हिसाब से हमें गुड्स देगा, तो जितने यूनिट्स में लूंगा उसके हिसाब से मेरा अमाउंट लग जाएगा। तो इनवॉइस वैल्यू या फिर लिस्ट प्राइस, इसमें से हम माइनस करते हैं, इनवॉइस वैल्यू में से हम माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट जो भी परसेंट होगा, जो भी परसेंट होगा। सपोज करिए ना कि सप्लायर ने बोला कि भैया गुड्स की जो एमआरपी है वो 20 रुपीज़ है,
लेकिन चलिए आप अच्छे कस्टमर हैं मेरे, तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जो 5% का डिस्काउंट वो मेरे को दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हम सीधा लिस्ट प्राइस में माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट आपका अमाउंट में माइनस हो जाता है। यूनिट्स तो उतने ही रहेंगे ना, अगर आप 1000 यूनिट्स खरीद रहे हो तो यूनिट्स थोड़ी कुछ माइनस होगा, यूनिट्स तो एज इट इज 1000 ही रहेगा, अमाउंट बस माइनस हो जाएगा। माइनस कर दिया तो मेरे को मिल गया मेरा नेट इनवॉइस वैल्यू, या नेट इनवॉइस वैल्यू नहीं बोल के इसको बस अभी कुछ मत बोलिए, टोटल। फिर इसमें हम ऐड करते हैं जीएसटी। देखिए जो भी माइनस करना होगा रेड से करेंगे, प्लस करना होगा ग्रीन से करेंगे, प्लस जीएसटी एट द रेट डैश % ऑन अबव अमाउंट। जो भी प्राइस आएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, उस प्राइस पे हम जीएसटी ऐड करेंगे। तो ये जो भी प्राइस आया इस पे आपको जीएसटी ऐड कर देना है, जीएसटी ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है? तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, फिर जीएसटी का खर्चा आएगा तो जीएसटी ऐड कर दिया। अब हमें मिलता है हमारा नेट इनवॉइस प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस, नेट इनवॉइस प्राइस। और जीएसटी का पैसा पता है कब ऐड करेंगे? जीएसटी तभी ऐड करना है जब आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कल मैंने बताया था ना कि कोई भी रिकवरी अगर हमें हो जाती है अपनी कॉस्ट की तो वो हमारे कॉस्ट में नहीं आता है, तो यहां तो मैंने जीएसटी ऐड किया। दैट मीन्स कि मैंने ऐसा एज्यूम किया कि जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। अगर जीएसटी का इनपुट आपको मिल रहा है तो फिर वो मटेरियल के कॉस्ट में नहीं आएगा। सपोज करिए ना कि 120 रुपीज आपने जीएसटी का दिया और गवर्नमेंट ने ये जीएसटी का पैसा आपको लौटा भी दिया, तो क्यों आएगा कॉस्ट में? 120 जीएसटी का लगा था, 120 गवर्नमेंट ने दे भी दिया, तो जीएसटी का पैसा अगर आपको इनपुट मिल चुका है तो फिर वो कॉस्ट में नहीं आता है। तो भैया आपने ऐड किया है, ऐड किया है क्योंकि मैंने ये माना है कि जीएसटी का पैसा मेरे को इनपुट नहीं मिलेगा। एज्यूम्ड आईटीसी नॉट अवेलेबल, एज्यूम्ड आईटीसी नॉट अवेलेबल, आईटीसी नहीं मिलेगा मेरे को। मेरे को मिल गया नेट इनवॉइस प्राइस, ठीक है। सप्लायर ने जब मेरे को गुड्स दिया होगा तो सप्लायर तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेगा, जीएसटी का पैसा ऐड कर देगा, तो फाइनली नेट इनवॉइस प्राइस आ गया। अब नेट इनवॉइस प्राइस पे हम क्या ऐड करते हैं? फिर हम इसमें ऐड करते हैं ट्रांजिट का इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, एट द रेट जो भी परसेंटेज होगा उस पे, जो भी नेट इनवॉइस प्राइस है उस पे जो परसेंटेज ये इंश्योरेंस का या ट्रांजिट का गिवन है आपको, आप ऐड कर दीजिए। ट्रांजिट इंश्योरेंस ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। फिर आप ऐड कर दीजिए फ्रेट, कैरेज, शिपिंग। देखिए कितनी फनी बात है कि जब गुड्स रोड से आता है, बाई रोड आता है, तो उसे बोलते हैं शिपिंग। गुड्स जब भी रोड से आता है तो हम क्या बोलते हैं? शिपिंग। और जब शिप से आता है तो क्या बोलते हैं? कार्गो। शिप से जब गुड्स आता है तो उसे बोलेंगे कार्गो, और जब गुड्स रोड में आ रहा है तो उसे बोलते हैं शिपिंग। तो इसीलिए बोला जाता है ना, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो यही सब रीजंस है, पता नहीं ऐसा नाम क्यों रखा गया है। जब गुड्स हमारा बाई रोड आ रहा है तब उसका नाम कार्गो ज्यादा सही है ना, लेकिन शिप से आ रहा है तो कार्गो, और रोड से आ रहा है तो उसका नाम है शिपिंग। तो फ्रेट, कैरेज, शिपिंग। एक बार बहुत भारी वर्ड आ गया एग्जाम में, वॉरफेज, वॉरफेज। तो ये वॉरफेज भी क्या है? काइंड ऑफ फ्रेट है, डिलीवरी, ये सब कुछ भी होगा ऐड कर देंगे। तो हमें जो मिलता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। उसे बोलेंगे कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसका नाम ही यही है, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। CIF वैल्यू कहते हैं इसे, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF।
समझ गए? वापस से पूरी स्टोरी को समझिए। सप्लायर के पास मैं गया, सप्लायर ने प्राइस बताया, फिर उसने बोला कि आप अच्छे कस्टमर हो, आपको 5% का डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। फिर जो फाइनल अमाउंट आया उस पर उसने जीएसटी लगा दिया, तो नेट इनवॉइस प्राइस। नेट इनवॉइस प्राइस पे मैंने इंश्योरेंस ऐड किया, फ्रेट ऐड किया, तो मेरे को मिल गया CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। अब ये जो फ्रेट है आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए, ये जो फ्रेट है ये कहां तक का फ्रेट होगा? ये फ्रेट है ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक आने का। कल एग्जांपल पे मैंने समझाया था ना कि नॉर्मली क्या होता है, जो गुड्स हमारे पास आता है वो सीधा हमारी फैक्ट्री में नहीं आएगा, वो पहले ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में आएगा, फिर ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से मेरे को गुड्स मंगवाना पड़ेगा। तो वहां पे गुड्स मंगवाने के लिए मैं अपना व्हीकल लेके जाऊंगा या कुछ भी और दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक गुड्स अब आ चुका है और ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक लाने का ही ये ट्रक मेरे से फ्रेट लेता है। हो सकता है कि मेरे फैक्ट्री तक भी ला दे, बट जनरल एजम्पशन हम यही रखते हैं कि ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक ये गुड्स आएगा और उसके लिए मेरा फ्रेट लगेगा। तो कॉस्ट जो इनवॉइस प्राइस है प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट, दैट इज नोन एज CIF, दैट इज नोन एज CIF। तो फ्रेट आ गया। अब इस फ्रेट के बाद हम क्या ऐड करते हैं? अब यहां पे हम ऐड करेंगे कार्टेज एंड डिलीवरी चार्जेस, कार्टेज एंड डिलीवरी चार्जेस। कोई भी तरीके का कार्टेज या डिलीवरी चार्ज लगा है, भैया डिलीवरी चार्ज और फिर फ्रेट में डिफरेंस क्या हुआ? फ्रेट और डिफरेंस क्या हुआ कार्टेज में और फ्रेट में? तो एक काम करिए, आप कहीं पे भी ऊपर मार्जिन में या कहीं पे भी लिख लीजिए सेल्फ नोट, सेल्फ नोट खुद के लिए, सेल्फ नोट। ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक जब गुड्स आ रहा है तो जो पैसा लग रहा है दैट इज फ्रेट, दैट इज फ्रेट। या आप ऐसे समझ लीजिए, मुंबई है ये कोलकाता, कोलकाता में मेरी फैक्ट्री है, गुड्स मैंने कहां से मंगवाया है? मुंबई से, गुड्स मैंने मंगाया मुंबई से। तो मुंबई में ट्रक में गुड्स लोड हुआ, मेरी ड्राइंग को कोई रेट नहीं करेगा, देखिए आई नो खराब है बट ठीक है चलता है इतना। तो ये गुड्स अब आ गया है ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक। कोलकाता में जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहां पे गुड्स आ चुका है। तो जो फ्रेट लगेगा ना वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस तक आने का लगेगा। ये जो ट्रक है ये गुड्स कहां पे लाके दे रहा है? ये गुड्स मेरे को ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक लाने का दे रहा है। दैट मीन्स ये मेरे से जो फ्रेट लेगा वो यहीं तक का लेगा, तो यहां तक लाने का जो खर्चा है दैट इज फ्रेट। अब फिर ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से अपने फैक्ट्री में ले जाने का व्यवस्था मेरे को खुद करना पड़ेगा। उसके लिए हम कोई भी छोटा ट्रक या छोटा हाथी लेके आएंगे और उससे गुड्स लेके जाएंगे। तो अब ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से अपने फैक्ट्री तक ले जाने में भी मेरे को कुछ भाड़ा देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मेरा कार्टेज या डिलीवरी चार्ज, कार्टेज या डिलीवरी। अब समझ गए डिफरेंस क्या है? फ्रेट में और कार्टेज या डिलीवरी में, फ्रेट ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक लाने का लगा और कार्टेज या डिलीवरी आपके फैक्ट्री तक लाने का लगा ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से। क्लियर है? तो कार्टेज या डिलीवरी चार्ज हमने ऐड किया। फिर हम इसमें ऐड करते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स, टोल टैक्स आप लोगों को पता ही है, हाईवे में लगता है, टोल टैक्स ऐड करेंगे। तो टोल टैक्स का पहले नाम था ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। अब इसका ये नाम बदल गया है, पहले नाम था टोल टैक्स या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऐड कर देंगे। फिर अगर कोई कंटेनर का चार्ज है, कोई कंटेनर का चार्ज है तो वो कंटेनर चार्ज ऐड करना पड़ेगा। गुड्स कंटेनर में आया है, कंटेनर का अलग से पैसा लग रहा है तो कंटेनर का चार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। कंटेनर चार्ज ऐड कर दिया। अब इसके अलावा हो सकता है कोई भट्टा चार्ज लग जाए। ये सब अलग अलग टाइप के चार्जेस है, पहले लगते थे अब नहीं लगते हैं, पहले लगता था अब नहीं लगता है। भट्टा चार्जेस ऐड कर देंगे। एक बार लिख लिया है ना सबने यहां तक? सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया,
जीएसटी ऐड कर दिया, नेट इनवॉइस वैल्यू मिल गई। नेट इनवॉइस वैल्यू में इंश्योरेंस का पैसा, फ्रेट का पैसा ऐड किया, सीआईएफ मिल गया। फिर सीआईएफ में कार्टेज चार्जेस या डिलीवरी चार्ज ऐड करेंगे, कोई भट्टा चार्ज ऐड कर देंगे, टोल टैक्स का पैसा है ऐड कर देंगे, कंटेनर का कोई चार्ज लगा है ऐड कर देंगे। कर लिया यहां तक? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, देन इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। अब फैक्ट्री तक गुड्स आ गया है, फैक्ट्री तक आने का जो भी खर्चा है हमने ऐड किया। पहले हम कहां पे पहुंचे थे? पहले हम पहुंचे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर के ऑफिस पे आया है, फिर ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से अपने ऑफिस तक लाने का जो भी खर्चा लगा उनको ऐड कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। अब जैसे ही फैक्ट्री में गुड्स आएगा तो हम क्या करेंगे? इस गुड्स की चेकिंग करेंगे कि क्या सब गुड्स सही है, जितना भी गुड्स आया क्या सब सही है। तो जो सही होगा वो रख लेंगे, और जो बेकार गुड्स होगा, जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। माइनस रिजेक्ट या फिर रिजेक्टेड या फिर रिटर्न ऑफ मटेरियल्स, रिजेक्टेड या फिर रिटर्न ऑफ मटेरियल्स। अब मेरे को एक बात आप बताइए कि क्या हो रहा है ना, जब आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, सपोज करिए कि आपने 1000 पीसेस खरीदे थे, 1000 पीस खरीदा था, और इस 1000 पीस की जो रेट है, नेट इनवॉइस वैल्यू आपकी, आप पेंसिल से लिखिएगा ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, 1000 पीस मैंने खरीदा था और इस 1000 पीस की कॉस्ट 1 लाख है। अब इसके बाद अलग अलग बहुत सारे खर्चे लगे, ऐड हुए, तो ऐड होते 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 1000 जो यूनिट्स गुड्स है उनकी वैल्यू अब हो चुकी है 1,50,000। ऐसा सपोज कर लीजिए 1000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो चुकी है? 1,50,000 हो चुकी है। अब जब मैंने गुड्स रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिया, सपोज 100 गुड्स रिटर्न हो गया, तो ये जब 100 गुड्स रिटर्न हो जाएगा तो मेरे को सप्लायर से कितना मिलेगा? सप्लायर क्या मेरे को 1,50,000 के हिसाब से देगा? जैसे 1,50,000 रुपीज कॉस्ट हो चुकी है मेरी, कितने यूनिट्स की? 1000 यूनिट्स की। दैट मीन्स हर एक यूनिट का 150 का कॉस्ट आ गया है, लेकिन सप्लायर ने ये गुड्स कितने में दिया है? 100 में ही तो दिया है। देख लीजिए 1000 इंटू 100 करेंगे तभी 1 लाख आएगा। सप्लायर ने जो गुड्स दिया है, सप्लायर को तो 100 रुपये ही मिले, तो जब मैं उसको गुड्स रिटर्न करूंगा तो वो मेरे से 100 रुपये ही तो हिसाब से माइनस करेगा, 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ही तो माइनस करेगा। दैट मीन्स वो माइनस कितना करेगा? 10,000। लेकिन यही 100 यूनिट्स की जो गुड्स है इसकी कॉस्ट क्या हो चुकी है मेरे लिए? मेरे लिए क्या हो चुकी है? 15,000 हो चुकी है। समझ गए कैसे? क्योंकि 100 रुपीज तो सप्लायर के पास का रेट है, फिर उसके बाद दुनिया भर का अलग अलग चार्ज लगा, तो वो सब चार्ज मिला के मेरे लिए तो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 हो चुकी है। सप्लायर मेरे को 10,000 ही देगा, लेकिन जब मैं माइनस करूंगा ना, तो मैं माइनस करूंगा पूरा 15,000 के हिसाब से। मतलब मैं जब रिटर्न माइनस करूंगा तो रिटर्न इस वैल्यू के हिसाब से माइनस करेंगे, रिटर्न हम इस वैल्यू के हिसाब से माइनस करेंगे जो भी आएगा। क्लियर है? ये बात समझ गए? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, वरना मैं वापस बता दूंगा एक बार। समझ गए ये पार्ट सब कोई? मैंने जो गुड सप्लायर से लिया है वो 100 रुपीज के हिसाब से लिया, 100 रुपीज के हिसाब से लिया, तो 1000 यूनिट्स हैं, 100 रुपीज के हिसाब से उसकी कॉस्ट आई 1 लाख। अब रास्ते का तो बहुत सारा खर्चा ऐड हुआ, टोल टैक्स ऐड हुआ, डिलीवरी चार्ज ऐड हुआ, इंश्योरेंस का पैसा है, फ्रेट का पैसा है, दुनिया भर का खर्चा ऐड हुआ। तो ये 1 लाख का जो कॉस्ट है अब ये बन चुका है 1,50,000। 1 लाख का कॉस्ट अब बन गया है 1,50,000। दैट मीन्स हर एक यूनिट की कॉस्ट देखा जाए तो 150 हो चुकी है, 150 हो चुकी है। अब जब सप्लायर को मैं ये गुड्स वापस करूंगा, मैंने 100 यूनिट्स मेरे को अच्छे क्वालिटी के नहीं लगे, तो मैंने सप्लायर को फोन किया कि भैया आप जो गुड्स भेजे हो मेरे को, उसमें से 100 यूनिट्स मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप इसे वापस ले जाइए या मैं इसे वापस भेज दे रहा हूँ। तो बोला ठीक है आप वापस भेज दीजिए, तो मैंने वापस भेज दिया। तो अब जब मैं इसे वापस भेजूंगा
तो मैं अपने कॉस्ट में से कितना माइनस करूं, किस हिसाब से माइनस करूं? सप्लायर तो मेरे को 100 रुपीज के हिसाब से ही देगा ना। सप्लायर को मेरे को 1 लाख देने थे 100 रुपीज के हिसाब से, बट मेरी कॉस्ट अब क्या हो चुकी है? मेरी कॉस्ट तो 150 हो चुकी है ना बढ़ के। क्यों? क्योंकि रास्ते का भी कुछ खर्चा ऐड हो गया है। एक यूनिट गुड्स की वैल्यू 150 हो चुकी है। लेकिन जब सप्लायर मेरे को पैसा देगा, मैं गुड्स वापस करूंगा तो सप्लायर मेरा पैसा लौटा देगा। तो सप्लायर जब पैसा लौटाएगा तो वो तो 100 रुपीज के हिसाब से लौटाएगा ना, वो मेरे को रास्ते का खर्चे का पैसा थोड़ी देगा। तो जब हम अपना कॉस्ट का कंप्यूटेशन करेंगे तो हम यहाँ पे 150 के हिसाब से ही माइनस करेंगे। मींस मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री है, इस बेसिस पे ही हम रिटर्न ऑफ गुड्स को वैल्यू कर देंगे। समझ में आ गया? अब ये 1,50,000 जो आई 1000 यूनिट्स की, तो हर एक यूनिट का क्या वैल्यू आया? 150। तो जब हम माइनस करेंगे तो 150 के हिसाब से ही करेंगे। भले ही सप्लायर से मेरे को 100 मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस 150 के हिसाब से कर दूंगा। यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। लेकिन ऐसा तब आपको करना है जब ये रिटर्न ऑफ मटेरियल्स एबनॉर्मल केस का है, एज्यूम्ड एबनॉर्मल। हर बार अगर ऐसा ही होता है कि 1000 यूनिट्स आप मंगाते हो और आपको पहले से पता है कि 100 यूनिट्स तो बेकार आएगा, पहले से ही आपको पता है कि 100 यूनिट्स तो बेकार आएगा ही आएगा, तो उस केस में तो ये एबनॉर्मल नहीं हुआ। एबनॉर्मल का मतलब क्या है? कि ऐसा कुछ हो जाना जो आपने नहीं सोचा था। आपको तो पहले से पता था कि 1000 यूनिट्स मंगाऊंगा तो सप्लायर 100 यूनिट्स बेकार भेजेगा, जिसको मेरे को वापस लौटाना ही पड़ेगा। तो उस केस में फिर मैं जो सप्लायर मेरे को देगा वही माइनस करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 150 के हिसाब से माइनस किया, ये तब करना है जब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे को गुड्स वापस करना पड़ेगा। मीन्स एबनॉर्मल केस में, हमारे एबनॉर्मल केस में हम इस गुड मीन्स जो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री है, इस रेट पे माइनस करते हैं। बट जब मेरे को पहले से ही पता होता है कि सप्लायर 100 यूनिट्स तो बेकार भेजेगा ही भेजेगा, तब फिर हम क्या माइनस करेंगे? जितना सप्लायर से मिलेगा उतना माइनस कर देंगे। अब क्लियर हो गया ये दोनों पॉइंट कि कब कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री के बेसिस पे माइनस करना है और कब सप्लायर जितना देगा उसके बेसिस पे माइनस करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री के बेसिस पे तब माइनस करेंगे जब मेरे को आइडिया नहीं था कि मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा, और जब पहले से आइडिया था कि हाँ रिटर्न करना पड़ेगा। सप्लायर हर बार ऐसा ही करता है, 1000 यूनिट्स मंगाता हूँ तो 100 यूनिट्स बेकार ही भेज देता है। तो उस केस में जितना सप्लायर देगा उतना ही माइनस कर लेंगे। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। तो ये माइनस होके फ्रेश यूनिट जो है वो लूंगा। अब इसमें हम ऐड करते माइनस करते हैं रिटर्न या रिबेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ कंटेनर्स, रिबेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। मैंने कंटेनर का चार्ज ऐड किया था ऊपर में, देखिए यहाँ पे कंटेनर का चार्ज ऐड किया था ना। तो अगर मेरे को कंटेनर का चार्ज लगा है और फिर बाद में कंटेनर को रिटर्न करने पे कंटेनर का चार्ज वापस मिल जा रहा है, तो उसे मैंने माइनस कर दिया है। लेस रिबेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ कंटेनर्स, जैसा कल के एग्जांपल में हुआ था, 200 रुपीज़ का क्रेट था तो पहले 200 रुपीज़ को कॉस्ट में ऐड किया, फिर उसमें से बोला गया कि जब रिटर्न करूंगा तो 150 माइनस हो जाएगा। तो जब रिटर्न करने गया तो 150 माइनस हो गया, मिल गया, तो 150 को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर रिटर्न ऑफ कंटेनर हो जाएगा, कंटेनर रिटर्न में मिल गया तो माइनस कर दीजिए। तो ये आपको मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड, नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। तो ये आपके लिए हो गया लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल मैंने कल बताया था ना, लैंडेड कॉस्ट क्या होता है कि फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा है, फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा, अब तो गुड्स फैक्ट्री पे आ गई है, फैक्ट्री में एक्सेप्ट हो गई है, फैक्ट्री में रखाई भी हो गई है गुड्स, तो फैक्ट्री में आने तक का जो भी खर्चा है दैट इज लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब ये मटेरियल क्या सीधा प्रोडक्शन में चला जाएगा? नहीं, सीधा तो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा ना, पहले हम स्टोर करके रखेंगे, फिर जितना ज़रूरत होगा उतना धीरे धीरे प्रोडक्शन में भेजते रहेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना प्रोडक्शन में भेजते रहेंगे। तो रखने का फिर अलग से कॉस्ट आ जाएगा, रखने का तो एक अलग से कॉस्ट है। अब सपोज करिए कि आप पहले
गोडाउन में गुड्स को भेजेंगे तो एक लेबर लेके जाएगा, वहां पे गुड्स को अनलोड करेगा तो वो कुछ पैसा लेगा। फिर जब प्रोडक्शन में भेजना होगा तो फिर वो लेबर जाएगा, गुड्स को उठाएगा, प्रोडक्शन में लेके जाएगा, फिर अगेन वो लेबर चार्ज लेगा। और जिस गोडाउन में आप मटेरियल को स्टोर करके रखते हो उसका भी रेंट है, तो स्टोर करने का भी अपना खर्चा है। तो हम ऐड करते हैं मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस प्लस मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस। अब मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस ऐड किया, इसमें क्या क्या आ सकता है? लोडिंग अनलोडिंग चार्ज आ सकता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्ज। तब आपको मिलेगा इशू प्राइस, इशू प्राइस। और ये इशू प्राइस को जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपको इशू प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा, इशू प्राइस पर यूनिट। कैसे मिलेगा? इशू प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वापस से आइए, ये पूरी स्टोरी एक बार आपको फिर से दोहराते हैं। मैं पूरा फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से, कुछ छूट गया तो आप लोग लिख लें। चलिए वापस से पूरी स्टोरी शुरू करते हैं। सप्लायर के पास आप गए, सप्लायर ने बोला कि 20 रुपीज पे मैं गुड्स आपको दे दूंगा, तो वो इनवॉइस प्राइस है। फिर उस इनवॉइस प्राइस में से क्या हुआ? सप्लायर ने बोला कि ठीक है चलिए आप मेरे प्रीमियम कस्टमर है तो आपको 5% का डिस्काउंट और दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आई उसमें हम जीएसटी ऐड करते हैं। जीएसटी तभी ऐड करेंगे जब आईटीसी मेरे को मिल जाएगा। मेरे को पता है कि मेरे को आईटीसी मिल जाएगा, सॉरी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आईटीसी मिल रहा है तो कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, आईटीसी अगर मिल रहा है तो कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो रिकवरी हो गई। अगर रिकवरी नहीं होगी तब कॉस्ट में ऐड करना है। तो अगर आईटीसी नहीं मिला ऐड कर देंगे, तो मिला नेट इनवॉइस प्राइस। फिर नेट इनवॉइस प्राइस में रास्ते का इंश्योरेंस, रास्ते का फ्रेट ऐड किया तो मिल गया कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सीआईएफ। अब सीआईएफ ऐड करने के बाद मीन सीआईएफ तक जब मैं पहुंचा, इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक गुड्स आ चुका है, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस तक गुड्स आ चुका है। फिर हम ऐड करेंगे अपने कार्टेज चार्जेस, ट्रांसपोर्टर के ऑफिस से अपने फैक्ट्री में ले जाने का कॉस्ट, टोल टैक्स अगर कुछ है तो ऐड करेंगे, कंटेनर का चार्ज ऐड करेंगे, भट्टा चार्जेस ऐड कर देंगे। देन हमें मिल जाता है फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री, क्योंकि गुड्स अब फैक्ट्री में आ चुका है। फिर अगर कोई गुड्स मेरे को लग रहा है कि नहीं अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो उसे माइनस कर देंगे, रिजेक्टेड या फिर रिटर्न ऑफ मटेरियल्स। और ये रिटर्न ऑफ मटेरियल्स जब माइनस होगा तो हमें ध्यान में रखना है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल केस है तो सप्लायर जितना देगा, सप्लायर से जितनी रिकवरी होगी उतना ही माइनस करिए। और अगर एबनॉर्मल केस है तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री के हिसाब से जो वैल्यू आएगी उसको हम माइनस करेंगे, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। देन उसमें से रिबेट फ्रॉम रिटर्न ऑफ कंटेनर्स, जो भी रिबेट मेरे को मिल रहा है रिटर्न ऑफ कंटेनर से वो हम माइनस करेंगे, तो मिलेगा नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। देन उसमें फाइनली मटेरियल हैंडलिंग चार्ज ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा इशू प्राइस, कि मटेरियल जब फैक्ट्री में जाएगा प्रोडक्शन होने के लिए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। लिख लिया इतना? बताइए। और समझ में आ गया? कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज एक बार आप क्लैरिफाई कर लीजिए मेरे साथ, कोई भी डाउट है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूरा फ्लो समझ लेना। चलिए वेरी गुड। अब नोट नंबर 1, अगर नॉर्मल लॉस हो गया तब क्या करेंगे? नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि जब मैं गुड्स मंगाता हूं ना तो मेरे को, सर व्हाट इज भट्टा चार्जेस? भट्टा चार्जेस ना पहले लगता था अब नहीं लगता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं भट्टा चार्जेस क्या होता है। जैसे यहाँ कोलकाता में ये चीज बहुत फेमस है। अगर आप डलहौजी बोल के एक एरिया है यहाँ पे कोलकाता में, अगर आप उधर जाएंगे ना तो वहां पे बहुत सारे वेंडर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि क्या करते हैं, फ्रेश नोट्स आपको देते हैं। आपसे पुराने नोट लेंगे और आपको फ्रेश नोट दे देंगे, या फिर वो नोट्स एक्सचेंज भी करते हैं, नोट्स एक्सचेंज भी करते हैं।
तो आपको सपोज करिए कि 10 रुपीज़ की एक गड्डी चाहिए, 10 रुपीज़ की पूरी एक गड्डी चाहिए। तो 10 रुपीज़ की एक गड्डी में 100 नोट्स होंगे, 1000 रुपीज़। तो इस 1000 के ना वो आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। हो सकता है कि 1050 रुपीज़ ले लें या 1011 रुपीज़ 1100 रुपीज़ ले लें। तो वो ये जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं 50 रुपये 100 रुपये, दिस इज भट्टा चार्ज, दिस इज भट्टा चार्ज। तो ये पहले लेवी होता था, क्लियरेंस के लिए लगता था, अब नहीं लगता है। नॉर्मली अब नहीं लगता है, पहले लगता था, क्लियरेंस में लग जाता था। अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस क्या है? जैसे मैंने 1000 यूनिट्स गुड्स मंगवाया, 1000 यूनिट्स जब मेरे पास गुड्स आई तो मेरे को पहले से पता है, मेरे को पहले से ही मालूम है कि 1000 यूनिट्स जब मैं मंगाऊंगा तो 10 यूनिट्स तो बेकार आएगा ही आएगा, मेरे को पहले से आइडिया है। तो जिस चीज़ का मेरे को पहले से आइडिया होता है, मतलब पहले से मेरे को पता है कि इतना नुकसान तो मेरा होना ही है, तो दैट इज नॉर्मल लॉस, जो मेरे को पहले से अंदाजा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस कर लेते हैं, अमाउंट रिड्यूस नहीं करते हैं। क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं, अमाउंट रिड्यूस नहीं करते हैं। और अमाउंट जब रिड्यूस करना होगा तो वही रिड्यूस करेंगे जो स्क्रैप में मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, अभी लिखिएगा मत, लिखने का पार्ट मैं बताऊंगा, मैंने एग्जांपल तो यहाँ लिखा ही है। 1000 यूनिट्स मैंने मंगाया, इस 1000 यूनिट्स की जो कॉस्ट है ये 5000 रुपीज़, 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है 5000 रुपीज़। अब इसमें से मेरे को पहले से पता है कि 10 यूनिट्स तो बेकार होगा ही होगा, 10 यूनिट्स तो बेकार होगा ही होगा। तो मैं 10 यूनिट्स में से माइनस कर दूंगा, कॉस्ट में से कुछ भी माइनस नहीं करूंगा, कॉस्ट में से कुछ भी माइनस नहीं करूंगा। दैट मीन्स मेरे पास कितने यूनिट्स आए, 990, और इसकी कॉस्ट है 5000। मैं पहले से ही जानता हूं कि 5000 जो लग रहा है ना वो 100 यूनिट्स का नहीं, 1000 यूनिट्स का नहीं, 990 यूनिट्स का लगता है, पहले से पता है। तो यहाँ पे हम यूनिट्स में से माइनस कर लेते हैं, कॉस्ट में से माइनस नहीं करते हैं। अगर कोई स्क्रैप रियलाइजेशन हो जाए कि ये जो 10 यूनिट्स है ये बेकार क्वालिटी का था लेकिन ये बिक गया, बाजार में इसको मैंने बेचा तो 1 रुपये करके बिक गया, 1 रुपये 2 रुपये कोई भी जो भी प्राइस मिली, उस प्राइस पे अगर बिक गया है तो जो भी रिकवरी हो रही है स्क्रैप से वो आप माइनस कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको 1 रुपये के हिसाब से 10 रुपये मिल गए, तब आपको नेट में क्या लगा, 4990 लगा। नेट में तो 5000 लगा था, 10 रुपये की रिकवरी हो गई, तो 4990 लगा, कितने यूनिट्स का, 990 यूनिट्स का। तो पर यूनिट कॉस्ट आई 4990 डिवाइडेड बाई 990, दैट इज 5.04, 5.04। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है, पहले देखिए जब आपने गुड्स खरीदा तो गुड्स की वैल्यू क्या थी, 5 रुपीज़ थी, 5 रुपीज़ थी। अब गुड्स की वैल्यू क्या हो चुकी है, 5.04। तो गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, क्यों, क्योंकि जो अच्छे गुड्स थे, जो अच्छे गुड्स थे उन्होंने, ये जो बर्बाद यूनिट्स थे, जो खराब यूनिट्स थे, इसके कॉस्ट को भी उन्होंने अपने में ले लिया, अपने में ले लिया। इसलिए हम बोलते हैं कि गुड यूनिट्स बियर द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स। कुछ भी मत लिखिएगा, बस समझा रहा हूं अभी आप लोगों को। जो गुड यूनिट्स है वो नॉर्मल लॉस यूनिट्स के कॉस्ट को बियर करते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। अगर कोई भी स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं होता तो हम कुछ माइनस नहीं करते हैं, कुछ भी स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं होता तो कुछ भी माइनस नहीं करते हैं, तो 5000 आ जाती कॉस्ट 990 यूनिट्स की। समझ गए। नॉर्मल लॉस के केस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस के केस में अगर कभी भी नॉर्मल लॉस होगा तो जो गुड यूनिट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको भी जो लॉस हुआ है उसका कॉस्ट को अपने में एब्जॉर्ब करना पड़ता है, अपने में एब्जॉर्ब करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेसमैन को पहले से ही पता है कि 1000 यूनिट्स मंगाऊंगा तो 990 यूनिट्स ही आएगा, पैसा भले ही 1000 का लग रहा है लेकिन आएगा कितना, 990। तो मैं मान के चलता हूं पहले से ही कि 990 यूनिट्स की कॉस्ट 5000 है। क्लियर है एग्जाम्पल 1। तो ये प्लीज लिख लीजिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 नॉर्मल लॉस, नोट नंबर 1 नॉर्मल लॉस, नोट नंबर 1 नॉर्मल लॉस।
एक बार लिख देंगे तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। सिर्फ नॉर्मल लॉस वाला पार्ट अभी लिख लिए, अब नॉर्मल लॉस वाला मत लिखिए। हाँ वेरी गुड, चलिए। नॉर्मल लॉस एकदम क्लियर है। अब जैसे कि मैंने 1000 यूनिट्स मंगाए, मेरे को पहले से ही पता था कि 10 यूनिट्स तो बर्बाद हो जाएंगे, तो वो मैं मान के चलता हूं। लेकिन अब क्या हुआ है ना, सिनेरियो 2 में, सिनेरियो 2 मैंने 1000 यूनिट्स मंगाए हैं, लेकिन जो गुड यूनिट्स आए हैं वो है 950 यूनिट्स। गुड यूनिट्स क्या है? 950 यूनिट्स। तो 1000 यूनिट्स जब मैं मंगाता हूं तो मेरे को पहले से पता है कि मैं जब 1000 यूनिट्स मंगाऊंगा तो 10 यूनिट्स बेकार आएगा ही आएगा, ये मेरे को पहले से पता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पे तो कुल मिला के 50 यूनिट्स बेकार आ गए हैं। यहां पे क्या हुआ है, नॉर्मल पहले से ही आपको पता है कि नॉर्मल लॉस तो 10 यूनिट्स होगा ही होगा। तो देखा जाए तो आपका एक्चुअल लॉस कितने यूनिट्स का है? एक्चुअल लॉस है 50 यूनिट्स का। और इस 50 यूनिट्स में 10 नॉर्मल है, वो आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये लॉस तो होगा ही होगा, 10 एक्सपेक्टेड था। लेकिन 40 यूनिट्स तो अनएक्सपेक्टेड था। ये तो नहीं सोचा था कि 40 यूनिट्स और कम आएगा। मैंने तो यही सोचा था कि 1000 यूनिट्स मंगाऊंगा तो 990 आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 950 आया। दैट मीन्स 40 यूनिट्स और कम आए। तो आपका जो भी लॉस है, टोटल लॉस, नॉर्मल लॉस के ऊपर जितना भी लॉस होता है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो 50 यूनिट्स के लॉस में 10 का तो मेरे को एक्सपेक्टेड था ही। कितने का अनएक्सपेक्टेड था? 40 का अनएक्सपेक्टेड था। तो जो अनएक्सपेक्टेड पार्ट है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। जो अनएक्सपेक्टेड पार्ट है दैट इज एबनॉर्मल लॉस। अब इस एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कैसे होती है समझिएगा। आपने यूनिट्स मंगाए 1000, इसकी कॉस्ट है 5000। इसमें से आपको पहले से ही पता था कि 10 यूनिट्स तो बेकार आएंगे ही आएंगे, तो वो आप पहले से ही माइनस कर दीजिए। कोई स्क्रैप रियलाइजेशन नहीं है सपोज, ठीक है। दैट मीन्स 990 यूनिट्स की कॉस्ट है 5000। अब ये जो 40 यूनिट्स बेकार आ गए ना, जो आपने नहीं सोचा था, इसे आपको यूनिट्स में से भी माइनस करना पड़ेगा और कॉस्ट में से भी माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट में हम कितना माइनस करेंगे, आप निकालिए एक यूनिट की क्या कॉस्ट है। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या आने वाली है, 5000 बाई 990। एक यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी, 5000 बाई 990 मल्टीप्लाइड बाई 40 यूनिट्स, क्योंकि 40 यूनिट्स बेकार आए हैं। 5000 is your total cost for 990 units. That means the cost of one unit is 5000 upon 990. अब 40 यूनिट्स अगर बेकार आए हैं तो 40 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, 5000 डिवाइडेड बाई 990 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो ये हमारा है 202 रुपीज के अप्रॉक्स। तो 950 यूनिट्स की जो कॉस्ट आई वो कितनी है, 5000 माइनस 202, 4798। अब आप यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट निकालिए तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगा, 4798 डिवाइडेड बाई 950 डिवाइडेड बाई 950, 5.05 आ रहा है ये। और इस पॉइंट पे आप अपनी कॉस्ट निकालिए तो 5000 डिवाइडेड बाई 990, यहाँ पे भी 5.05 ही आएगा। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस के वजह से कॉस्ट नहीं बढ़ी गुड यूनिट्स की, एबनॉर्मल लॉस के वजह से कॉस्ट नहीं बढ़ी गुड यूनिट्स की। गुड यूनिट्स की अभी भी कॉस्ट कितनी है, 5.05, पहले भी 5.05 ही थी। तो नॉर्मल लॉस के वजह से गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस के वजह से गुड यूनिट्स की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। समझ गए? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, ये पार्ट क्लियर हो गया ना, ये थोड़ा सा कंप्लेक्स पार्ट है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया लॉस तो हुआ है, लॉस तो हुआ है,
आप बोल रहे हैं कि कॉस्ट में मत डालिए, तो कॉस्ट में नहीं डालने का मतलब क्या है? कॉस्ट में डालना या नहीं डालना ना, ये रेफर करता है कि आप कस्टमर से ले सकते हो या नहीं। तो मैं कस्टमर से नहीं लूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो नॉर्मल लॉस हो रहा है वो कस्टमर से ले रहा हूँ। कैसे? गुड यूनिट्स की प्राइस को बढ़ा दिया तो कस्टमर से ले लिया। लेकिन एब नॉर्मल लॉस के केस में क्या हो रहा है, कस्टमर से नहीं ले रहा हूँ। तो लॉस हो रहा है भैया, अगर आप कस्टमर से नहीं लोगे तो एडजस्ट कैसे होगा? तो क्या कस्टमर से मैं सिर्फ कॉस्ट लेता हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो लेता ही हूँ, प्रॉफिट का पार्ट तो लेता ही हूँ। कुछ जो प्राइस में गुड्स बनाया, जो कॉस्ट आई, क्या उसी में कस्टमर को गुड्स दे देता हूँ? नहीं, कुछ बढ़ा के लेता हूँ। तो वो जो बढ़ा के लेता हूँ दैट इज माई प्रॉफिट। तो लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट में से हम अपना एबनॉर्मल लॉस माइनस करेंगे। मतलब कभी भी अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा, वो मेरे प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। मैं कस्टमर से उसका पैसा नहीं ले सकता हूँ। समझ गए? तो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब आप प्लीज लिख लीजिए एबनॉर्मल लॉस के बारे में। अब आप लिख सकते हैं एबनॉर्मल लॉस। जो भी लॉस नॉर्मल लॉस के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, थेफ्ट, चोरी हो गई गुड्स की, पिल्फरेज, पिल्फरेज भी छोटी मोटी चोरी को ही बोलते हैं, पिल्फरेज भी छोटी मोटी चोरी को ही बोलते हैं। फिर है ऑब्सोलेसेंस, जो मैंने आप लोगों को समझाया था कि मटेरियल आउटडेटेड हो गया है। तो आउटडेटेड हो गया, मैंने नहीं सोचा था कि मटेरियल आउटडेटेड हो जाएगा, लेकिन हो गया है, अब क्या कर सकते हैं, एबनॉर्मल है। तो उस केस में हम जो भी कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड यूनिट्स को बियर नहीं करना पड़ता है। 100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, 500, दैट मीन्स 5 रुपीज़। और 90 यूनिट्स की कॉस्ट है 450, दैट मीन्स ये भी 5 रुपीज़। तो गुड यूनिट्स की प्राइस पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। बट वही अगर नॉर्मल लॉस रहता तो गुड यूनिट्स की प्राइस क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो कभी भी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे हम अपने कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। और कितना ट्रांसफर करते हैं, जितना लॉस हुआ है उसमें से अगर कुछ रियलाइज हो सकता है, कुछ बाजार में बेच के मिल जाएगा तो वो माइनस कर दीजिए। जैसे अभी मेरे एग्जांपल में 40 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस था, उसकी जो भी वैल्यू थी, कितनी वैल्यू थी, वैल्यू थी उसकी 202 रुपीज़, 202 रुपीज़। अब सपोज करिए कि इस 202 रुपीज़ में ना 50 रुपीज़ आपको स्क्रैप में मिल जाता, तो आप कॉस्टिंग पीएल में कितना ट्रांसफर करते? 202 was your loss, 150 was realized from the scrap, that means the net figure of 152 will be transferred to costing PL। जो नेट फिगर होगा वो हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो नोट नंबर 2 लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि हाउ फ्रेट इंश्योरेंस एंड जीएसटी इज लेविड। फ्रेट इंश्योरेंस या जीएसटी का कितना पैसा लगेगा? तो फ्रेट हमेशा इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट। देखा ही आपने, जब भी हम कुरियर में गुड्स भेजते हैं तो वो हमसे क्या पूछते हैं कि गुड्स का वजन कितना है। तो फ्रेट हमेशा वजन के हिसाब से लगता है। जितना भारी गुड्स आप भेजोगे उतना फ्रेट ज़्यादा होगा, जितना हल्का गुड्स भेजेंगे उतना फ्रेट कम होगा। तो फ्रेट हमेशा वेट के हिसाब से लगता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अमाउंट पे लगता है कि गुड्स की अमाउंट क्या है। अगर आप बहुत प्रेशियस गुड्स भेज रहे हो तो उसकी इंश्योरेंस वैल्यू ज़्यादा है। कोई सस्ता सुविस्ता गुड्स भेज रहे हो तो उसकी तो हम इंश्योरेंस ही नहीं करवाते हैं। तो अगर सस्ता गुड्स है तो उसकी इंश्योरेंस प्राइस कम होगी, महंगा गुड्स है तो इंश्योरेंस प्राइस ज़्यादा होगी। और जीएसटी हमेशा इनवॉइस अमाउंट पे लगता है। जो भी अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिए, जो अमाउंट आएगा उस पर आपको जीएसटी लेवी करना है। हाउ इज कॉस्ट कैलकुलेटेड? हाउ इज कॉस्ट ऑफ फ्रेट इंश्योरेंस एंड जीएसटी कैलकुलेटेड, ये लिख लीजिए। हाउ इज कॉस्ट ऑफ फ्रेट जीएसटी एंड इंश्योरेंस कैलकुलेटेड? हाउ इज कॉस्ट ऑफ फ्रेट जीएसटी एंड इंश्योरेंस कैलकुलेटेड? तो फ्रेट वेट के हिसाब से कैलकुलेट होता है, इंश्योरेंस हमारे जो गुड्स की वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, एंड जीएसटी
इनवॉइस अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। तो ये करने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन। पूरे अच्छे से मटेरियल कॉस्ट कंप्यूटेशन का फ्लो समझ में आ गया ना? एकदम इजी है। पहले मटेरियल खरीदा तो जो प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इनवॉइस अमाउंट मिला, जीएसटी ऐड किया, नेट इनवॉइस अमाउंट मिल गया। अब नेट इनवॉइस अमाउंट के बाद क्या होगा? नेट इनवॉइस अमाउंट में हम ऐड करते हैं इंश्योरेंस का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, तो सीआईएफ मिलता है। फिर टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, भट्टा चार्ज, कंटेनर चार्ज, ये सब ऐड किया, डिलीवरी कार्टेज का पैसा, तो मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड एट फैक्ट्री। फिर फैक्ट्री में गुड्स आ गए तो गुड्स रिटर्न होंगे, उनको माइनस किया। अगर रिबेट मिल रहा है रिटर्नेबल कंटेनर से तो सबको माइनस कर दिया, तो मिल गया नेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सेप्टेड। फिर उसमें हम स्टोरेज का खर्चा ऐड करते हैं, तो फाइनली जाके हमें मिल जाता है इशू प्राइस, कि गुड्स को जब हम प्रोडक्शन में भेजेंगे तो किस प्राइस पे भेजेंगे, दैट इज माई इशू प्राइस। एकदम क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक? मन में 1% भी डाउट है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिए। इट इज वेरी नेचुरल टू हैव डाउट्स। अभी डाउट होगा आपको, और अभी जितना डाउट होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, जो कि आपको ग्रुप 2 सीएमए फाइनल हर जगह हेल्प करेगा। Are you just taking classes and still failing? Upgrade to the Super Success Batch for live classes, tracking, and revision. This is your sure path to pass.